नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति एक साहित्यिक की डायरी। तो जैसे कि मैं किसी भी रचना को शुरू करने से पहले लेखक के जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आइए चर्चा कर लेते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म शिवपुर जिला मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश में 13 नवंबर 1917 ईस्वी को रात्रि के 2 बजे कुलकर्णी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता माधवराव पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे। माता पार्वतीबाई ईशागढ़ बुंदेलखंड के संपन्न कृषक परिवार की थी और पढ़ी लिखी कुशल गृहिणी थी। पहले 2 लड़के गुजर जाने के कारण मुक्तिबोध को माता पिता के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों से भी अगाध प्रेम मिला। मतलब ये इनके पहले 2 संतान हुई थी, इनके पिता की जो एक्सपायर हो गई थी, तो ये ज़्यादा ही प्रिय हो गए थे सबके। मुक्तिबोध के पूर्वज वासुदेव जी परदादा जलगांव में रहा करते थे, बाद में ग्वालियर चले गए। मुक्तिबोध के परदादा गोपाल राव जी ग्वालियर रियासत के पुलिस विभाग में दफ्तार थे। उनकी पुत्री यानी मुक्तिबोध जी की बुआ आताबाई इंदौर के एमटी अस्पताल में हेड नर्स थी। मुक्तिबोध के विद्यार्थी जीवन और संरक्षण में उनकी बुआ आताबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुक्तिबोध पर माता पिता का इतना स्नेह था कि मुक्तिबोध की मृत्यु का संकेत पाते ही एक दिन पहले पिता और सूचना मिलते ही माता ने देह त्याग दिया। मतलब जैसे ही पता चला कि इनकी मृत्यु, मतलब इनको किसी बीमारी है, घातक बीमारी, तो उसके एक दिन पहले ही माता पिता ने शरीर त्याग दिया। मुक्तिबोध ने शांताबाई से प्रेम विवाह किया, 1939 में किया था। इस विवाह का घोर विरोध उनकी बुआ आताबाई ने अंत तक की, क्योंकि ये इनके घर पे काम वाली एक बाई थी। यद्यपि घर के सभी सदस्य इस शादी के खिलाफ रहे। विरोध का कारण शायद आताबाई का निम्न वर्ण का होना और स्वयं मुक्तिबोध के यहाँ रसोई बनाने वाली नौकरानी के रूप में काम करना हो सकता है। मुक्तिबोध की आरंभिक शिक्षा उज्जैन, विदिशा, आमझरा, सदरपुर आदि विभिन्न स्थानों में पर हुई। मुक्तिबोध सन 1930 में मिडिल परीक्षा में असफल हो गए, जिसे कभी अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। अगले वर्ष 1931 में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। होलकर महाविद्यालय से बीए की शिक्षा पाई तथा लंबे अरसे के बाद नागपुर विश्वविद्यालय से 1953 में हिंदी विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुक्तिबोध ने आजीविका के रूप में सबसे पहले मध्य प्रदेश के बड़नगर में एक मिडिल स्कूल में अध्यापन करने लगे, कि तो मात्र 4 महीने में ही यहाँ से कार्यमुक्त हो गए। सन 1938 में शारदा शिक्षा सदन सुजावलपुर में एक प्रमुख अध्यापक के रूप में कार्य किए। अगस्त 1939 ईस्वी में उज्जैन के दौलतगंज मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया। अक्टूबर 1941 में शारदा सदन सुजावलपुर में तथा सितंबर 1942 में उज्जैन मॉडल स्कूल में अध्यापक रहे। सन 1945 ईस्वी के बीच मुक्तिबोध वायुसेना में भर्ती होने के लिए बंगलोर आए, किंतु 1 महीने बाद उज्जैन लौट गए। कुछ समय तक हंस पत्रिका के संपादकीय कार्य से जुड़े रहे। अब इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन भी किया है। उन्हें 60 रुपये मासिक मिलता था। अक्टूबर 1948 में नागपुर में कुछ दिनों तक सूचना और प्रकाशन विभाग में भी नौकरी की। अक्टूबर 1956 में नया खून पत्रिका, जो ये नागपुर से संपादित होती थी, का संपादन करते हुए सारथी में भी लेखन कार्य किया। सारथी पत्रिका भी है। जुलाई 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक नियुक्त हुए और लंबे समय तक यहीं रहे। मुक्तिबोध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बीमारी से ग्रसित रहे। 7 फरवरी 1964 को पक्षाघात का पहला प्रहार इनके ऊपर हुआ। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने इनमें ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बीमारी बताया। दिल्ली के मेडिकल इंस्टीट्यूट में 11 नवंबर 1964 के ईस्वी की रात मुक्तिबोध का देहावसान हो गया। अब मुक्तिबोध की रचनाएं देख लेते हैं। सच्चिदानंद हिरणवासन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक में संग्रहित 17 कविताओं को मुक्तिबोध की काव्य यात्रा का प्रथम सोपान माना जाता है। इसमें सन 1938 से 1943 की रचनाएं हैं। तार सप्तक में संग्रहित मुक्तिबोध की 17 कविताएं कौन कौन है? आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आंखें, आसक्त, मेरे अंतर, मृत्यु और कभी, नूतन अहम, विहार, पूंजीवाद समाज के प्रति, नाश देवता, सृजन क्षण, आत्मसंवाद, व्यक्तित्व और खंडहर, मैं उनका ही होता, हे महान, एक आत्म वक्तव्य।
मुक्तबोध के तारशब्दों में संग्रहित कविताओं में छायावादी प्रभाव परिलक्षित होते हैं। काव्य संग्रह में कौन कौन से हैं? चांद का मुँह टेढ़ा 1964 में, भूरी भूरी खाक धूल 1980 में, दोनों ही महत्वपूर्ण है रचना इनकी, प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखिएगा। कहानी संग्रह में काट का सपना 1967 में, सतह से उठता आदमी 1971 में, विपात्र 1970 में, आलोचना में कामायनी एक पुनर्विचार 1952 में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नई कविता का आत्मसंघर्ष 1968 में, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में, एक साहित्यिक की डायरी 1965 में। निबंध में आ जाओ तो निबंध में इनके हैं भारत इतिहास और संस्कृत 1962 में। तो ये थे इनकी कुछ रचनाएं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने अपनी जीवन में कभी भी इनको पुरस्कार नहीं मिला। जितने भी पुरस्कार मिले ये मृत्यु उपरांत मिले हैं। तो मुक्तबोध के बारे में विद्वानों की राय क्या है? डॉक्टर बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि सच्ची क्रियापरक समाजवादी दृष्टि तथा फंटेसी शिल्प के कारण इनकी अपनी निजी पहचान बन जाती है, पर इस दृष्टि तथा शिल्प को प्राप्त करने में उसे यातना की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस यातना को दो ही कवि ने भोगा, निराला ने और मुक्तबोध ने। ये महत्वपूर्ण है, बच्चन जी का कथन था। मुक्तबोध ने बीड़ी पीने की लत पर शमशेर का कहना है, उनके बीड़ी पीने के जो आदी थे उस पर शमशेर जी का कहना है कि इतना एक सहपाठी था, इनका एक सहपाठी था शांताराम, जो गश्त की ड्यूटी पर तैनात हो गया था। गजानन उसी के साथ शहर की घुमक्कड़ी पर निकल जाते। बीड़ी का चस्का शायद तभी से लगा। मुक्तबोध की कविता पर अनेक आलोचकों ने अपना मत दिया है, जिसमें कुछ के विचार इस प्रकार है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा है कि मुक्तबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि मुक्तबोध का संसार कुल मिलाकर निरोध है। ये भी इम्पोर्टेंट है। गंगा प्रसाद बिमल ने कहा है मुक्तबोध का काव्य जिस संसार की रचना करता है वह एक भीतरी संसार है। ये भी इम्पोर्टेंट है। शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है कि मुक्तबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, कभी कानों में चुपचाप राज की बात कहती चलती हैं मुक्तबोध। और उनके काव्य संकलन के बारे में श्रीकांत वर्मा का कहना है कि और किसी और कवि की कविताएं उनका इतिहास ना हो, मुक्तबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है, और इन कविताओं को समझेंगे उन्हें मुक्तबोध को किसी रूप में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महत्वपूर्ण है। स्वयं मुक्तबोध ने अपनी कविता के बारे में कहा है कि कोई कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। रंजीत सिंह के अनुसार कि मुक्तबोध की कविताओं में मनुष्य की वैद्रिक और फिर सामाजिक जिंदगी की सच्चाइयों को देखने पहचानने के बाद उसे सृजनात्मक रूप दिया गया है, इसीलिए उसमें विद्रूपता और तलक है। प्रगतिवादी का मुक्तबोध जनसाधारण के कम माने जाते हैं। समाज बोध और जनजीवन में विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। डॉक्टर रमेश कुंतल में एक मुक्तबोध को लोक जीवन का जासूस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। मुक्तबोध को गहन अनुभूत और तीव्र इंद्रिय बोध का भी कभी कहा जाता है। फंटेसी की कवि मुक्तबोध ने फंटेसी के बारे में स्वयं कहा है। क्या उन्होंने कहा है? फंटेसी जिनकी प्रमुख विशेषता है वह स्वप्न के भीतर, एक स्वप्न विचारधारा के भीतर और एक और कथ्य मस्तिष्क के भीतर, एक और मस्तिष्क कक्ष के भीतर और गुप्त कक्ष है। इम्पॉर्टेंट है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि मुक्तबोध का काव्य चांद का मुँह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। मुक्तबोध के काव्य को निर्मला जैन ने अंतःस्थल का विप्लव कहा है। मुक्तबोध के काव्य की तुलना जलते हुए अंगारों पर चलने वाले व्यक्ति की मना स्थिति से की गई है। रामविलास शर्मा ने मुक्तबोध के काव्य को अपराध भावना अनुसंधान कहा है। प्रभाकर माचवे ने इनके काव्य को लावा कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इनके काव्य को अस्मिता की खोज कहा है। इम्पॉर्टेंट है किसने क्या कहा है। मुक्तबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृत पर मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को रोक लगा दी थी। विश्वचंद्र शर्मा ने मुक्तबोध की आत्मकथा नाम से मुक्तबोध की जीवनी 1984 ईस्वी में लिखी। मुक्तबोध प्रकाश के कवि हैं। उनका मानना है कि सत्य अंधकार में नहीं प्रकाश में मिलता है। इसीलिए वे कहते हैं कि साहित्य मनुष्य के आंशिक साक्षात्कारों के बिंबों की एक मालिका तैयार करता है। साहित्य में प्रकाश ही प्रकाश है, किंतु हमें प्रकाश में सत्यों को ढूंढना है। मुक्तबोध मानवता के प्रति आस्था भाव रखने वाले कवि हैं। उन्होंने जिंदगी को जिया, अधिक काटा कम है। उनकी कविताओं में संघर्ष, प्रतिदिन घटित होने वाले कार्य, घटनाओं और गतिविधियों की शकल दिखाई पड़ती है। उनकी कविता में प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों चित्र मिले हैं।
तो चलिए देर न करते हुए एक साहित्य की डायरी शुरू करते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी वस्तुतः डायरी न होकर एक निबंध, फैंटेसी, तर्क, आत्मख्यान, मनोविश्लेषण आदि विविध रूपों से युक्त है। अब बहुत लोग हैं तो अगर पूछ लेगा कि मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी किस विधा की रचना है, तो ध्यान रखिएगा अगर निबंध ऑप्शन है तो निबंध में ही टिक करिएगा। ये डायरी विधा की रचना नहीं है। एक साहित्य की डायरी में मुक्तिबोध की निजी स्मृतियां न होकर साहित्यिक संबंधित तथ्यों का डायरी विधा में एक काल्पनिक मित्र के 100 केसों हुए संवाद के रूप में किया गया है। एक साहित्य की डायरी का प्रथम पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में श्रीकांत को दी गई थी। मुक्तिबोध की यह डायरी जबलपुर से निकलने वाली, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जबलपुर से निकलने वाली पत्रिका का नाम वसुधा पत्रिका है, जो वसुधा पत्रिका की साहित्यिक डायरी के रूप में सन 1957, 58 और 60 में प्रकाशित हुई थी। यद्यपि इससे पूर्व नागपुर से पत्रिका मैंने बताया था ना, नागपुर से नया खून पत्रिका एक साहित्यिक डायरी के स्तंभ के रूप में इसका प्रकाशन होता है। ये दोनों ही पत्रिकाएं हैं जिनका कहाँ से प्रकाशन हो रहा है। एक तो जबलपुर से हो रहा है वसुधा पत्रिका का, और दूसरा नया खून का नागपुर से प्रकाशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कहानी नुमा इस डायरी का दूसरा प्रकाशन 25 जून 2000 को एक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हुआ है। एक साहित्य की डायरी 13 प्रकरणों में इस प्रकार विभक्त है। अब 13 प्रकरण कौन से हैं? नंबर 1 पर तीसरा क्षण है, नंबर 2 पर लंबी कविता का अंत है, नंबर 3 पर डबरे पर सूरज का बिंब है, नंबर 4 पर हंसिए पर कुछ नोट्स हैं, 5 पर सड़कों को लेकर एक बातचीत, नंबर 6 है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नंबर 7 पे है नए जन्म की कुंडली, नंबर 8 में नए जन्म की कुंडली 1 है, वो 8 पे 1 है, 7 पे 1 है, 8 पे 2 है, 9 पे वीरकर, 10 पे विशिष्ट और अद्वितीय है, 11 पे कटुयान और काव्य है, सत्य, 12 पे कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी और 13 पे कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 ये है, 12 पे है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और 13 पे है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने एक साहित्य की डायरी को युग जीवन का ज्वलंत दस्तावेज माना है, इम्पॉर्टेंट है। श्रीकांत वर्मा ने एक साहित्य की डायरी को एक नए सौंदर्य शास्त्र की तलाश कहा है। वस्तुतः मुक्तिबोध को प्रबुद्ध साहित्यकार मन मस्तिष्क में युग जीवन, समाज, साहित्य और साहित्यकार को लेकर जो अनेक विध प्रश्न उठाते हैं, वैचारिक द्वंद्व और बहस चलती है, उसी का संश्लिष्ट रूप है एक साहित्य की डायरी निबंध। एक साहित्य की डायरी की शुरुआत मुक्तिबोध 20 साल पहले अपने किसी 15 वर्षीय मित्र केशव के साथ जंगल, पहाड़ों आदि में घूमने से करते हैं। लेखक को केशव की इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडली चक्र तथा हठ योगियों की बहुत सारी बातें बताता है। लेखक केशव के सिर के बारे में बताते हुए कहता है कि केशव का सिर पीछे से बहुत बड़ा था, आगे की ओर लंबा और विस्तृत था, माथा साधारण और घनी घनी भौहों के बीच काली आंखें बहुत गहरी, मानो 2 कुएं पुतली के कांच में मढ़े हो। ये लेखक के बारे में वो बता रहे हैं उनके कैसे दिखते थे। लेखक के अनुसार केशव उनके पिता के मित्र का लड़का था। गणित विषय में अच्छा होने के कारण लेखक के लिए मिडिल और मैट्रिक परीक्षा के लिए केशव का होना जरूरी था। लेखक और केशव में केवल एक बात को लेकर समानता थी, वो है दोनों की घुमक्कड़ प्रवृत्ति। लेखक को केशव के द्वारा ही इस रहस्य का पता चलता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। लेखक कला के 3 क्षण मानते हुए केशव से कहता है कि कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण, दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते हुए दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना, और तीसरा एक फैंटेसी का रूप धारण कर लेना, मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है कि इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्णता अवस्था की गतिमानता। लेखक परिवार समाज में बुजुर्गों को घटते वजन का कारण बताते हुए कहते हैं कि अगर समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन नहीं होता तो आज मुख्यतः वे स्वयं दोषी हैं, अपराधी हैं, स्वयं वे कहीं चूक गए हैं, इसीलिए मात खा गए हैं। लेखक समाज में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार के फैलने का मूल पात्र बुजुर्गों को ही मानते हैं। लेखक पान खाते हुए व्यक्ति की आशावादिता और दूरदर्शिता पर व्यंग करते हुए कहता है कि मैं पान चबा रहा था, सुरखरू था। ऐसे मौके पर मनुष्य स्वभावतः बुद्धिमान हो जाता है, उसमें आत्मविश्वास की तेजस्विता रहती है, आशावादी होता है, वह नसीहत दे सकता है, वह दूरदृष्टा होता है, चाहे तो वह पैगंबर हो सकता है, चाहे तो वह रोमांटिक प्रेमी बन जाता है।
लेखक ने कुंठा शब्द के बारे में कहा है कि कुंठा शब्द फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। साहित्य लेखन के संबंध में लेखक का मंतव्य है कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्यिक में निर्वासन आवश्यक है। लेखक ने इस डायरी में केशव के अलावा एक और मित्र वीरकर की भी चर्चा की है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, एक तो केशव है, दूसरा वीरकर है। लेखक ने अपनी इस डायरी में कटियान नामक एक पारसी और मराठी युवती का भी वर्णन किया है। कटियान और एक काव्य सत्य नामक शीर्षक में किया है। कटियान को लेखक इंदिरा नाम से भी जानता है। कटियान कृष्ण मुरारी शुक्ला की प्रेमिका है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि कटियान को लेखक इंदिरा नाम से भी जानता है। कटियान किसकी प्रेमिका थी, तो वो कृष्ण मुरारी की थी। कृष्ण मुरारी वकालत करने के लिए जब अपने गाँव चला जाता है तो कटियान को 100 रुपये माहवारी भेजता रहता है। लेखक का मित्र कटियान के बारे में कहता है कि उसकी आंसू काव्य सत्य है, उसका उल्लास काव्य सत्य है, उसका प्रेम काव्य सत्य है, उसका विरह काव्य सत्य है, उसका वियोग काव्य सत्य है। लेखक ने वसुधा में प्रकाशित अपनी इस डायरी में को जब वकील यशराज को सुनाया तो उसने उसे बिल्कुल फ्रॉड बताया था। लेखक ने व्यक्तिगत ईमानदारी में कहा है कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना का विचार जिस रूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। एक साहित्य की डायरी में तीसरा क्षण उपशीर्षक का प्रकाशन वसुधा में नवंबर 1958 में हुआ। डबरे पर सूरज का भी उपशीर्षक का भी प्रकाशन वसुधा पत्रिका में 1957 में हुआ था। हंसिए पर कुछ नोट उपशीर्षक भी क्या है वसुधा पत्रिका में 1957 में भी प्रकाशित हुआ। सड़क को लेकर बातचीत उपशीर्षक जो भी है ये भी वसुधा में 1957 में। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह उपशीर्षक ये भी वसुधा में 1958 में। नए जन्म की जन्म कुंडली 1 और 2 दोनों का प्रकाशन वसुधा में 1957 में हुआ। वीरकर उपशीर्षक का भी प्रकाशन वसुधा में 1957 में हुआ था। कटियान और काव्य सत्य उपशीर्षक का भी वसुधा में 1957 में हुआ था। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का भी प्रकाशन वसुधा में 1957 में हुआ था। कलाकार की 1 और 2 दोनों का भी, ये 2 का प्रकाशन किसी अन्य पत्रिका में संभवतः 1960 या 61 में हुआ था। मुक्तबोध ने अपनी इस डायरी को 3 वर्गों में चर्चा की है। प्रथम क्षण अनुभूति का, द्वितीय क्षण चिंतन का और तृतीय क्षण अभिव्यक्ति का। तो ये तीनों ही क्षण याद रखिएगा। मुक्तबोध वर्गीय चेतना के अधिक निकट हैं, अतः उन्होंने एक साहित्य के डायरी में वर्गीय भावनाओं को पूरी ईमानदारी से अभिव्यक्त किया है। समझता कहा जा सकता है कि एक साहित्य की डायरी में मुक्तबोध की वैचारिक प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण, दृष्टि, सामाजिक परिवेश और परिस्थितियों का गहन अध्ययन, साहित्य के प्रति आस्था और निष्ठा, चिंतन मनन आदि दर्शनीय है। मुख्य कथन क्या है? तो मुख्य कथन क्या है? लेखक का ही है कि मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है। उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हैं, जिस सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वह अथाह काला जल है, उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। लेखक का दूसरा कथन भी लेखक का है, ये इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु या दृश्य भाव में से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बुद्ध होता है। निज और पर, स्वपक्ष और वस्तुपक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं तब तादात्म्य उत्पन्न होता है। ये केशव का कथन है, जो लेखक का मित्र। केवल तटस्थ व्यक्ति ही तदाकार हो सकता है, ये केशव का कथन है। कवि की फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, इसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नया चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है वह निस्संदेह महान कवि है, ये लेखक का ही कथन है। पहले समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन था, आज नवयुवकों और बालकों पर जोर है, ये भी कथन इम्पॉर्टेंट। पुराने ज़माने में भोगी व्यक्ति को अन्न देने से जितना पुण्य लगता था, आधुनिक काल में शायद उससे भी अधिक पुण्य श्रम से मलिन और थके हुए व्यक्तियों को एक कप गरम गरम चाय प्रदान करते हुए 2 मीठी बातें करने में लग जाना चाहिए, ये लेखक का कथन है। आलोचना साहित्य का दरोगा है। माना कि दरोगापन बहुत बड़ा कर्तव्य है साहित्य, संस्कृत, समाज, विश्व तथा ब्रह्मांड के प्रति, लेकिन मुश्किल यह है कि वह जितना ऊंचा उत्तरदायित्व तो सिर पर ले लेता है, अपने को उतना ही महान अनुभव करता है, और सच्चा लेखक उतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेता है, स्वयं को उतना अधिक तुच्छ अनुभव करता है। ये भी दूसरा कथन क्या है कि हर जमाने में गरीब को मुश्किल रही है, हर जमाने में एक श्रेणी का दिल नहीं खुला है, बहुत विशाल श्रेणी का, भारतीय जनता का, मेहनत का। आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं स्वयं सच्चाई है, क्योंकि वह ऐंठती नहीं, सज्जनता को साथ लेकर चलती है, महत्वपूर्ण है। अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज़ है।
खूबसूरत कागज़ सुंदर होता ही है, लेकिन यदि वह कोरा हुआ और उसमें कोई मर्म वचन लिखे हुए ना हो तो सौंदर्य में रहस्य ना हो तो एक खूबसूरत चौखटा है। काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदेश प्रकट नहीं होते, मात्र भाव प्रकट होते हैं। मनुष्य की ज्ञान शक्ति की भी सीमाएं हैं, क्या इसे पहचानना जरूरी नहीं है? डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है, इम्पोर्टेंट है। हर जमाना अपने अपने ढंग में कामयाब लोग तैयार करता है। जो लेखक अपने हृदय को निरंतर संशोधित और संपादित नहीं करता, उसका विकास रुक जाता है। यह संशोधन और संपादन कवि की जीवन दृष्टि के द्वारा ही संपन्न होना चाहिए, स्वंग रचने के लिए नहीं। ये श्रास का कथन है। दूसरा क्या है कि हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे विचार भाव प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रतिक्रियावादी है। नई कविता की फॉर्म का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि उन दृष्टियों का जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, गलत ही नहीं बल्कि प्रक्रियावादी है। अगला कथन क्या है कि एक सच्चा लेखक जानता है कि वह वहाँ कमज़ोर है, कि उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, कि उसने कहाँ लीपा पोती कर डाली है, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, और कि उससे वस्तुतः कहना क्या था और क्या कह गया है, कि उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है। वह इसे बखूबी जानता है। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। वह अपनी आत्म शांति को भंग करके ही लेखक बन सकता है। इसीलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को भी कसता है और आलोचना को भी। वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ही। नई कविता में दो तबके काम कर रहे हैं। एक जो खाते पीते वर्ग के सुशिक्षित लोग हैं, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, उसका वे सदुपयोग भी करते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ हैं, वे कला कुशल भी हैं। इसके अलावा उनमें से बहुतेरों में वैज्ञानिक दृष्टि भी है। काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते। वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है। आत्म पक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविकता के दो अंग हैं, और इन दोनों में ऐसे गहरे अंतः संबंध हैं जिनका सही पूरा ब्यौरा देना नामुमकिन है। अगला कथन क्या है कि मैं सामान्य उसको समझता हूँ जिसमें अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेश का पालन करने का मनोबल ना हो। मैं अपने को ऐसा ही व्यक्ति आदमी समझता हूँ। मैं मात्र सामान्य हूँ, मैं नामी गिरामी हूँ, यह बात अलग है। मैंने उससे पूछा, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना कौन सी है? 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा और फिर छूटते हुए कहा, संयुक्त परिवार का ह्रास। ये भी महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है पुराने के प्रति नए के प्रति अवसरवादी दृष्टि खत्म की जाए, और नया क्या है, उसका तत्व और रूप क्या है, यह निर्धारित किया जाए। जब यह प्रक्रिया जीवन में, घर में और परिवार में शुरू होगी, तभी वह साहित्य में भी शुरू होगी। साहित्य जीवन से उपजता है और अंततः उसका प्रभाव भी जीवन पर ही होता है। क्या लेखक के लिए परमावश्यक है कि वह विश्व जनता के अभ्युत्थान को देखे और समाज का उत्पीड़न करने वाली शक्तियों से सचेत हो, उसके प्रति विद्रोह करने वाली ताकतों से सक्रिय सहानुभूति रखे। आजकल लेखन कार्य में आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तुपरक पक्ष की अपेक्षा की जाती है। चित्रण करते समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है, वस्तुपरक पक्ष को नहीं। इस रवैये का असर टेक्निक पर पड़ता है। अब विद्वानों की क्या राय है, तो उसको भी देख लेते हैं। कि नामोर सिंह का कथन है कि कुछ लोगों का भ्रम है, अथवा वे जानबूझकर यह भ्रम फैलाना चाहते हैं कि एक साहित्य की डायरी वस्तुतः रचना प्रक्रिया की पाठ्यपुस्तक है। एक साहित्य की डायरी एक व्यापक अर्थ में एक रचना प्रक्रिया का ग्राफ चित्र भले ही हो, वस्तुतः उत्तर शती की जटिल जीवन प्रक्रिया का जीवंत दस्तावेज है, महत्वपूर्ण है। श्रीकांत वर्मा कि डायरी शब्द का भ्रम पैदा करता है, और यह गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियाँ होंगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह साहित्य की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम है जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की
छूट न केवल संपादकों की ओर से बल्कि स्वयं की ओर से भी होती है महत्वपूर्ण। श्री कुमार मिश्र ने कहा है कि यह कृति अपनी विचार संपत्ति में, अपने कंटेंट में आज की जटिल जीवन परिस्थितियों में सृजन करने वाले एक साहित्य के प्रखर यथार्थ बोध तथा अनुभूति जीवन वास्तव का सच्चा मित्र है। अपने रचनाकार विचारक चिंतन की मूलभूत ईमानदारी तथा दायित्व चेतना के साहसपूर्ण खरी अभिव्यक्ति है। शमशेर बहादुर सिंह का कथन है कि मुक्त बोध में गहरी ईमानदारी के साथ समस्या को सहज ढंग से प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता थी। वे अपने बचाव या किसी के बचाव की बात नहीं करते थे। कविताओं में दुराह से दुराह कल्पनाओं को चित्रकार की भांति मूर्तमान करने की कला में अद्वितीय थे। तो यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। ये एक साहित्य की डायरी के जो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जितने भी उनके जीवन परिचय से महत्वपूर्ण बिंदु बनते थे, मैंने उन सबको कवर करा दिया है। तो ये सारे नोट करते हुए चलिएगा और रिवीजन अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।